सारी हदें पार कर दी। जब हाथरस में हम लोगों की बेटी, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ में पहले रेप होता है और रेप होने के बाद वो मर जाती है, और जब वो मर जाती है तो उसके बाद वहां पर पीएसी लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, मीडिया वालों को 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा करके भगाया कि तस्वीर न खींचने पाए, और वालों को एक जंगले में अंदर रख करके बंदी बना दिया और कहा, वो लोग चीखती रही, उसकी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही कि हमको जो है कम से कम अंतिम दर्शन तो करा दो अपनी लड़की के, अंतिम संस्कार करने का मौका दे दो। लेकिन नहीं, क्योंकि लखनऊ से निर्देश था, वहां से बैठ करके मॉनिटर हो रहा था, देखा जा रहा था कि डीएम साहब क्या कर रहे हैं। डीएम साहब से कहा खुद स्वयं खड़े होकर के, और ये देखिए कि किसी भी हालत में इस लड़की का शरीर, मृत शरीर उनके समाजवादी पार्टी ने पहले किया था। समाजवादी पार्टी को उखाड़ के जब फेंकने का काम हुआ था 2007 में, याद करिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आतंक फैला रखा था, किस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर वो प्रहार कर रहे थे। और 2012 से 17 भी याद करिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान अखबार में छपा था कि उन्होंने हरी सभा में अपने अंदर कहा था कि ब्राह्मण समाज के लोगों का किसी भी तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। दलित समाज के साथ में तो खुलेआम अत्याचार करते ही थे, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए भी कहा कि इनके साथ इनका कोई काम नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इतना बेइज्जत किया था ब्राह्मण समाज के जो उनके यहाँ मंत्री थे, राजा राम पांडे जी प्रतापगढ़ के, जो अपने को संस्थापक कहते थे समाजवादी पार्टी का, कि उनका मंत्रालय तो छीना ही छीना, उनका घर भी छीन लिया था और पब्लिकली बेइज्जती की, सबके सामने सार्वजनिक रूप से बेइज्जती की। और उसके बाद नतीजा क्या निकला, इतना दुख हुआ उनको, इतना अफसोस हुआ बेइज्जती होने के बाद कि घर जाते जाते उनको अपना दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। ये वो सरकार है ये वो पार्टी है जिसके दौरान में कन्नौज के छिबरामऊ से नीरज मिश्रा नाम के नवयुवक का इन्होंने सर कटवा करके लखनऊ दर्शन करने के लिए मंगवाया था। ये भी सबको याद है, अखबारों और मैगजीनों में छपा था। और ये सब देखते हुए जिस तरीके से जब 2007 के पहले सरकार चल रही थी, इनका माहौल था, और जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था समाजवादी पार्टी का, वो याद करिए और अभी का याद करिए तो आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी खाली झंडा अलग अलग है, पर एक झंडे के एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी। इनके क्रियाकलाप ब्राह्मण समाज के लिए, दलित समाज के लिए, उनके उत्पीड़न के लिए दोनों का एक ही चेहरा है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक ही तरह का कार्य करते हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा जब 2007 में आपने इनको खाल फेंकने का संकल्प किया था, तो उस समय ब्राह्मण समाज का क्या व्यवस्था थी और क्या उत्तर प्रदेश में उनके हाल थे, किसी छुपा नहीं है। उस समय सिर्फ 5 ब्राह्मण समाज के लोग विधानसभा में थे, 3 बहुजन समाज पार्टी से थे, शून्य पर पहुंच गए थे, धीरे धीरे लिप्त हो रहे थे। जहां तक राजनीति का सवाल उठता है, उस समय हम आपके बीच में आए थे जब बहन मायावती जी ने हमको राज्यसभा भेजने का काम किया था और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। हम पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे, जैसे अभी जा रहे हैं, और हर जिले में गए थे, और हर जिले में जाकर हमने आप लोगों से कई बातें की थी। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण की थी जो दोबारा दोहराना चाहते हैं आपको याद दिलाने के लिए। हमने कहा था, जब लोगों ने कहा कि इसका कोई उपचार नहीं बचा, हम लोग खत्म हो गए, अब हम शून्य पर पहुंच रहे हैं, हमने कहा इसका कारण ढूंढिए। आप लोग तो बुद्धिजीवी कहलाते हैं और बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी अगर हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, और बुद्धि का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने आप कारण पता लग जाएगा कि आज इस स्थिति में हम लोग क्यों पहुंचे। और कारण यही है कि 13% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है, लेकिन जो सेंसेक्स वाला जिसकी रिपोर्ट इन्होंने बाहर नहीं निकाली है, उसके तहत में तो 16.3% ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। 16.3% ब्राह्मण समाज जहां रहता हो, 25 करोड़ लोगों के बीच में
लगभग 3 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों? इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब गंभीरता से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कारण यही है कि हम लोग एकत्रित नहीं होते हैं, एक साथ नहीं जाते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, एक दूसरे को ही खींचने में लग जाते हैं। मेरा ये काम व्यक्तिगत हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम फिर नहीं है साथ में, इन सब चीजों में हम लोग लग जाते हैं। ऊंच नीच में ब्राह्मण समाज के बीच में ही हम लोग बंटने लगते हैं कि हम तो 20 विश्वा ब्राह्मण है, 16 विश्वा ब्राह्मण है, 12 विश्वा है, हम त्यागी है, हम जो है कांगलूप है, सनाज है, सरजूपाली है, राय है। इस तरीके से आपस में बंटवारा करके और 16% से थोड़ी गिनती में रह जाते हैं। जिस दिन आप इकट्ठा होंगे, जैसे ही आप इकट्ठा होंगे, यही मैंने अनुरोध किया था, आप सीधे 16% नजर आएंगे और 3 करोड़ की संख्या में नजर आएंगे और इतनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे कि हर व्यक्ति आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये भी हमने कहा था कि 13% से कुछ नहीं होगा या 16% से भी कुछ नहीं होगा। हमें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम 16 इकट्ठा हो गए तो अब क्या है, अब तो हम जट जीत लेंगे। 16 से आप एक ही सीट नहीं जीत सकते। उत्तर प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए आपको कम से कम 30% के ऊपर वोट चाहिए होता है। इसीलिए हमने कहा था भाईचारा बनाइए, और भाईचारा किसके साथ बनाइए? भाईचारा बनाइए हमारे दलित समाज के जो भाई बहन हैं उनके साथ भाईचारा बनाइए, जो कि 23% है, जो कि 23% है। और 23% के साथ जब आप भाईचारा बनाएंगे तो 23 और 16 मिलकर के आप अपने आप ही इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप 40 के करीब पहुंच जाएंगे, जिससे कि आप पूरी हर चीज से भारी होने का काम करें। और उन 23 के साथ में पहले से ही, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, वो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो जब आप इकट्ठा होंगे, एक साथ होंगे, भाईचारा बनाएंगे, तो आप अपनी ताकत का एहसास कर सकेंगे। खुशी की बात है, लोगों ने उस समय समझा और इकट्ठा हुए, एक साथ हुए। और जब एक साथ हुए तो हम लोगों ने 9 जून 2005 को एक बड़ी सभा लखनऊ में की थी, जिसमें कि 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। और उसमें बहन मायावती जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। हम लोगों ने उनको, जब वो आई थी तो गणेश जी की प्रतिमा भेंट की थी। और आपको याद होगा, गणेश जी की प्रतिमा को हाथ में लेकर के जो पहले शब्द उन्होंने बोले थे, उन्होंने यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये कहकर के उन्होंने अपनी बात सुनी। और ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके 48 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से 11,000 ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद करके उनका स्वागत किया था, उनकी तैयारी को देख करके बहन जी ने, माननीय बहन मायावती जी ने उस समय अपनी पार्टी का पुराना नारा, जो कई वर्षों से चला आ रहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस नारे को बदल दिया और नया नारा दिया कि आज जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उन्होंने उस नारे के तहत में ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके उन्होंने आगे चुनाव लाने का भी काम किया। 40 सीटें करवाया था पहले, 85 सीटों पर करवाया। और जहां 3 चीजें थे, 45 लोग ब्राह्मण समाज के जीत कर विधानसभा में पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण समाज में भी जो सुरक्षित सीटें थी उसमें अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। उन्होंने अपना तन मन धन लगा करके उन सीटों पे अपना वोट डलवाने का काम किया। तो उसका नतीजा भी सामने आया, वो भाईचारा भी सामने आया। और वो इस तरीके से आया नतीजे के साथ में कि जहां 16 सीटें जीते थे पहले, जो सुरक्षित सीटें थी, 16 सीटों की जगह अब की बार हम लोग 2007 में 62 सीटें जीते थे। 62 सीटों में हमारे भाई बहन जीत के आए। और उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार 17 वर्ष बाद बनी। बहन मायावती जी ने, ब्राह्मण समाज ने चूंकि बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया था, उन्होंने भी सम्मान देने का जो वादा किया था, उन्होंने बढ़ चढ़ करके देने का काम किया। यहाँ तक कि जितना हमने भी नहीं सोचा था, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को 15 कैबिनेट मंत्रालय दिए, मजबूत मंत्रालय दिए। श्री नकुल दुबे भी उसी में से एक हैं। उन्होंने 35
लोगों को ब्राह्मण समाज के मंत्री का कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए उनको चेयरमैन बनाया। 15 से ज्यादा एजेंसी बनाने का काम किया। विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया। उन्होंने आधा दर्जन लोकसभा में ब्राह्मण समाज के लोग भेजे। हमको उन्होंने राज्यसभा में नेता बनाया। उप नेता भी ब्राह्मण समाज का उन्होंने लोकसभा में बनाया। विधान परिषद का अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज का बनाया। महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज का बनाया। उन्होंने लगभग 5000 सरकारी वकील पूरे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय तक ब्राह्मण समाज के वकीलों को सरकारी वकील बनाया। उनका मेहनताना भी 10 गुना बढ़ा करके एक सम्मानजनक मेहनताना पहुंचाने का काम किया। उन्होंने चाहे अधिकारी हो चाहे और कोई हो, हर जगह उन्होंने ब्राह्मण समाज को फिर उनका स्थान देने का काम किया। उन्होंने जब सर्वजन को दिया, हर जो उनका नारा था और जो हमारी पार्टी का नारा आज भी है और जो हमारा उद्देश्य भी है कि सर्वजन हित है, सर्वजन सुख है, उसके तहत में उन्होंने सभी लोगों को, जब हर जाति हर धर्म के लोगों को उन्होंने उचित स्थान देने का काम किया, तो ब्राह्मण समाज को भी पीछे छोड़ने का काम नहीं किया। उन्होंने अपनी उस सरकार में, चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उन्होंने विकास की छड़ी लगा दी थी। याद करिए, 29,000 गांव उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर गांव, उन्होंने उनका समग्र विकास किया था। 28,000 उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। 5-5 हजार उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूल बनाने का काम किया था। उन्होंने 6 अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जिसमें से विकलांगजनों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से लखनऊ में उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो पूरी दुनिया में अपने आप में एक जानकारी विकलांगजनों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन करके उनके लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। उन्होंने पहली यूनिवर्सिटी अरबी फारसी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में बनाने का काम किया। 23 जिले बनाने के काम किए। और जब जिला बनता है तो आप जानते हैं कि जिले में हर चीज बनती है, चाहे वो कचहरी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी चीजें समग्र विकास करने का काम उन्होंने हर जिले में 23 जिलों में किया। नोएडा का एक्सप्रेस वे बनाया। गाजियाबाद और नोएडा को उन्होंने उसका चेहरा ही बदलने का काम कर दिया। लखनऊ में उन्होंने विकास की घड़ी लगाई, वो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम किया। और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए उनको जब जरूरत पड़ी तो अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी, जो उसी समय सरकार बनी थी, 15 दिन हुए थे, कानून का को अपने हाथ में लेने का काम किया था, तो उन्होंने उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था और पूरे 5 साल रखने का काम किया था। बहन मायावती जी ने कानून द्वारा कानून का राज चला करके दिखाया। हम लोगों की बहन बेटियां जो आज घर से निकलने में घबराती हैं, तब वो 12 बजे भी रात में अगर जरूरत पड़ जाती थी, वो घर से निकलने में हिचकती नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम था कि मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। और इसी तरीके से आज आप देखिए, उसके ठीक विपरीत समाजवादी पार्टी में तो लोग मान के चलते हैं कि ये सब चीजें तो होंगी, दंगे फसाद होंगे, गुंडागर्दी होगी, लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, लूटा जाएगा, फिरौती दी जाएगी, हर तरह के काम होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आकर के उनसे 4 कदम आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन क्या करते हैं, वो सरकार में कैसे आते हैं, ये भी आपसे छिपा नहीं है। जब सरकार बनानी होती है तो पूरे देश के सामने जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं और सबसे झूठे वादे करके, झूठे वादे, जो भी झूठ बोलना, जितना बोलना हो वो बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर आपसे कहते हैं कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। और जब पूछा लोगों ने कि हम तो इंतजार करते करते थक गए, 1 रुपया भी नहीं आया, तो कह दिया जुमला था। कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नौजवानों को जो पढ़े लिखे PhD और डिग्री लिए घूम रहे परेशान ना हो, हमारे साथ लग जाए, हमको वोट देने का काम करें, दिलवाने का काम करें, उन सबको 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे। नौकरी 2 करोड़ तो नहीं दिलाई, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का काम कर दिया। और जब नौजवानों ने पूछा कि झूठे वादे का क्या हुआ, हमारी नौकरी कहाँ गई, तो उनसे कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आप जाओ और ढूंढा लगाओ और ढूंढे में आप पकौड़ा बेचने का काम करो, उसके द्वारा आप अपनी कमाई करने का काम करें। पढ़े लिखे लोगों से जो PhD डिग्री जिनसे आपने वोट लेते समय तो कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, फिर आप उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं, अब नौकरी नहीं, अब आप पकौड़े बेचने का, पकौड़ा बेचना कोई खराब चीज नहीं होती।
हमारी पार्टी तो इन गरीबों के ही साथ खड़ी रहती है, दिन रात उनके साथ से होती है। लेकिन झूठा वादा तो नहीं करना चाहिए पढ़े लिखे लोगों से कि हम तुम्हें नौकरी देंगे और नौकरी देने के बाद ये बात करते हो, और नौकरियां क्यों नहीं, इसके पीछे भी क्या कारण है ये भी किसी से छुपा नहीं है। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थे, जो इस देश के पिछले 75 वर्षों में बनाए थे, चाहे वो ऑयल कंपनियां हो, तेल की कंपनियां हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो जहाँ हवाई जहाज बनता है शेल हो, जहाँ अस्त्र शस्त्र बनते हैं वो हो, और चाहे वो फिर आज के रोज रेलवे हो, रेलवे को भी इन्होंने बेचने का काम कर दिया, बिजली घरों को बेचने का काम कर दिया, सारी चीजें प्राइवेट हाथों में देने का काम कर दिया। और जब प्राइवेट हाथों में दे दोगे तो नौकरियां तो यहीं पर मिलती थी, बैंकों को भी प्राइवेट हाथ में दे दिया, तो नौकरी कहां से मिलेगी नौजवानों को? नौकरी का स्रोत ही खत्म कर दिया इन्होंने। अब तो ठेकेदारी में नौकरी होगी, जिसको ठेकेदार चाहेगा उसको नौकरी देंगे, जिसको नहीं चाहेगा उसको निकाल के बाहर भी कर देगा। तो ये वो सरकार है जिसने पूरे देश को बेचते बेचते इनके जो उद्योगपति हैं चाहते, जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए चंदे में दे रखे हैं, फंसा देते हैं क्योंकि चुनाव लड़वाना है, लड़वाने के देते हैं, उनको उन्होंने इनसे कहा कि सब कुछ तो मिल गया, अब तो देश हमने लूट लिया, अब देश को हम ही चलाएंगे, लेकिन अभी एक चीज नहीं मिली है और वो है जमीन। और जमीन कैसे मिले? तो उन्होंने कहा किसानों की जमीन हमको दिला दो, और इसीलिए ये 3 कानून लाए गए। ये किसान बेवजह सड़कों पे नहीं है, ये बेवजह पार्लियामेंट को नहीं घेर रहे हैं, हम लोग भी बेवजह रोज वहां पार्लियामेंट में धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये 3 कानून पढ़ के देखिए, ये ऐसे कानून हैं जो किसानों के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। इनके अंदर आपको ठेके में जमीन देनी पड़ेगी, और जब ठेके में जमीन देंगे वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो जमीनों को सरकार ठेका ले लेंगे, उसके एवज में कहते हैं कि हम उपज का पैसा देंगे। उसमें भी जो मिनिमम जो न्यूनतम है उसका कोई कानून में नहीं लिखा कि न्यूनतम पैसा मिलेगा, लेकिन भाषण में कहते हैं न्यूनतम दिलाने का काम करेंगे। कानून में नहीं लिखा है तो कहां से मिलेगा? लेकिन उसके बाद 1 साल देंगे पैसा, 2 साल देंगे, तीसरे साल से क्या होगा? आज अब की बार बाढ़ आ गई, अब की बार सूखा पड़ गया, अब की बार आपकी फसल अच्छी नहीं थी, आपने बीज अच्छा नहीं दिया था, इस तरह से कह करके धीरे धीरे क्या होगा कि उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, वो झगड़ा करते रह जाएंगे, और उसके बाद उनकी जमीनें ये उनके हाथों में चली जाएंगी और जिंदगी भर के लिए जमीनों से भी भेज कर ये नियत है कि इनका असली चेहरा पहचानिए। चेहरे के पीछे जो मुखौटा है आगे कुछ और है, और मुखौटे के पीछे चेहरा है वो कुछ और है। इनकी सोच तो खाली उद्योगपतियों के साथ में मिली हुई है, और इसी के सारी नीति होती है। और वोट लेना होता है तो आज से झूठे वादे के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को खास तौर से भड़काने के लिए धर्म के नाम पे वोट मांगने लगते हैं, कहते हैं रामलला के नाम पे वोट दे दो। अरे हम ही तो रामलला के ठेके ला रहे हैं और हम मंदिर बनवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो चेहरा भी सामने आ गया, अब तो वो मुखौटा भी हमने उखाड़ के निकाला। हम 23 तारीख को अयोध्या गए थे, अयोध्या जब गए हम तो हमें बाद में समझ में आया कि हमको क्यों रोक रहे थे और क्यों मीडिया से कह रहे थे उससे सवाल पूछो कि ये अयोध्या क्यों आए हैं, अयोध्या से क्यों अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, इनका अयोध्या से क्या लेना देना, ये सवाल पूछे गए मुझसे। और वो तो बाद में पता लगा कि क्यों पूछे जा रहे थे, क्योंकि धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, धर्म के नाम पे नोट लेते हैं, और उसके बाद आपको चोट पहुंचाते हैं और कहते हैं कि हम तो धर्म के ठेकेदार हैं। वहां पर जब गए तब पता लगा कि 93 से लेके पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि 93 से लेके आज तक इन्होंने 1-2 हजार करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए राम मंदिर के नाम पे, पूरे देश से, विदेशों से भी, डॉलर में भी इकट्ठा किए। वो रुपया कहां गया? अगर वो रुपया आपके पास है तो आप मंदिर बनाने में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? आप दोबारा से जब मानिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो निर्णय आने के बाद आपने तो कुछ नहीं किया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और निर्णय देने के बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर से 1.5 साल हो गया, साल भर पहले आप वहां पर गए थे और जाकर के भूमि पूजन का एक नाटक सा हुआ,
कि भूमि पूजन कर रहे हैं। कौन सी भूमि पूजन हुई थी? दोबारा से आप लोग उठा करके देखिए पुरानी तस्वीरें और वीडियो में। भूमि पूजन की नहीं हुई थी। 1 साल और पहले 5 अगस्त को जिस समय देश के सारे पंडितों ने कहा था, इनको सुझाव दिया था कि आज का दिन अच्छा नहीं है, अब या तो ये 10 दिन पहले करना चाहिए था और या तो 3 महीने इंतजार करो, उसके बाद करो, तभी शुभ मुहूर्त होगा। लेकिन नहीं, वो तो तारीख मुहूर्त की यही लोग तय करते हैं। पर बाद में पता लगा कि भूमि पूजन तो हुआ ही नहीं, वहां तो सिर्फ ईंट पूजन हुआ। 5 ईंटों का पूजन हुआ और वो ईंट कहाँ गए उठा करके उसके बाद वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ईंट पूजन किस लिए किया गया था ये भी नहीं समझ में आता। ईंट पूजन क्या आप न्यू के लिए कर रहे थे, कहाँ के लिए कर रहे थे? अभी तो अयोध्या में जब हम गए देखा हमने, वहां तो जमीन खोदना शुरू रही है, अभी तो वहां शुरुआत भी नहीं है। न्यू को जमीन के ऊपर आने की बात तो बहुत सालों बाद आई, दवाई की दवाई, अभी तो वहां न्यू डालने का काम भी नहीं हुआ है। और 10,000 करोड़ रुपए आपने ईंट पूजन के बाद फिर से कमा लिए, फिर से पूरे देश में झोला लेकर के हर घर में भेज दिया लोगों को और कहा कि जाओ हमें रुपया दे दो, हमें दान चाहिए, किसके लिए चाहिए? हमें रामलला के लिए चाहिए। और क्यों? क्योंकि उनका मंदिर बना है। कितनी बार उनको उनके नाम से पैसा इकट्ठा करोगे और कहाँ ले जाते हो इस पैसे को? क्यों नहीं बता देते कि हमारे पास ये पैसा हम अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी संस्थाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं? देश के सामने एक बार कह दें, देशवासी ऐसे हैं कि मान लें चलो कोई बात नहीं, आपने गलत जगह इस्तेमाल कर लिया, रुपया हमने आपको दे दिया था, लेकिन मान तो लो कि ये राम मंदिर के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अयोध्या में जाकर के देखिए, अयोध्या में कोई काम नहीं हुआ। 20,000 करोड़ के ऊपर हम लोग सुनते रहते हैं, आए बड़े बड़े अखबार में निकलते हैं इश्तहार कि अयोध्या में ये काम हो गया, और कभी कुछ कार्यक्रम होता है, कभी कुछ होता है, जहां कोई नेता लोग जाते हैं तो 250 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं खाली उनको आने जाने और सजाने में, वहां के दिखाने के लिए। लेकिन काम क्या हुआ? सड़कों का हाल बेहाल, शहर का हाल बेहाल। रामलला जहां पर है वो अभी आदमी वहीं बैठे हुए हैं, उनके लिए मंदिर का नाम पे पैसा इकट्ठा हो गया, वोट ले लिए, एक बार नहीं अनेकों बार ले लिए, अब कब तक लेते रहोगे? और जब हम गए तो हमसे कहते हैं आप क्यों गए यहाँ पर? क्या आप ठेकेदार हैं? क्या आपने ठेका ले रखा? क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम दर्शन करें? हम तो ब्राह्मण समाज में हम भी चल रहे हैं, ये लोग तो ब्राह्मण समाज को किनारे कर रहे हैं। हम तो ब्राह्मण समाज में है जहाँ हमें संस्कार डाल दिए जाते हैं बचपन से, हर ब्राह्मण के अंदर संस्कार डाला जाता है, और जनेऊ होते होते तो हम लोगों के इतने संस्कार रहते हैं, 7वां संस्कार होता है, और संस्कार डाल करके ये सारी स्तुतियां सिखा दी जाती हैं, रटा दी जाती हैं। भगवान श्री राम हो, श्री हनुमान जी हो, देवी माँ हो,